गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है पहले ही, रीडिंग सेक्शन का वीडियो देखने से पहले आपको क्या करना है, 4 से 5 पेज रीडिंग करना है, उसके बाद वीडियो देखना है, फिर वीडियो देखने के बाद रीडिंग करना है। जिसमें कुछ अगर शब्द या वाक्य समझ में ना आए तो उसको अंडरलाइन कर लेना है बुक में पेंसिल से, और उसके बाद गूगल क्लासरूम में आपको पूछ लेना है। ठीक है। तो हम लोग मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया इतिहास में पढ़ रहे थे। इसका हम लोग जो है 3 पॉइंट तक मुद्रण क्रांति और उसका असर पढ़ चुके थे। आज हम लोग इसका चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, पढ़ने का जुनून। पूरे 17वीं और 18वीं सदी के दौरान यूरोप के ज्यादातर हिस्सों से साक्षरता बढ़ती रही। अलग अलग संप्रदाय के चर्चों ने गांवों में स्कूल स्थापित किए और किसानों, कारीगरों को शिक्षित करने लगे। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ हिस्सों में तो साक्षरता दर 60 से 80% तक हो गई थी। मतलब लोग बहुत अच्छे पढ़ लिख रहे थे। यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूलों के प्रसार के साथ साथ लोगों में पढ़ने के जैसे जुनून पैदा हो गया था। अब लोगों में पढ़ने जैसा कुछ अब आ रहा था कि नहीं, हम लोगों को पढ़ना चाहिए और लोगों को किताबें चाहिए थी। इसलिए मुद्रक ज्यादा से ज्यादा किताबें छापने लगे। जब किताब, कोई भी चीज का उत्पादन तभी होता है जब खपत ज्यादा होगा। तो खपत ज्यादा होने के लिए क्या हुआ, तो मुद्रण इसलिए करने लगे वो लोग क्योंकि विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा अब पढ़ने लगे। नए पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए किस्म किस्म का साहित्य छापने लगा। पुस्तक विक्रेताओं ने गांव-गांव जाकर छोटी छोटी किताबें बेचने वाले फेरी वालों को काम पर लगाया। ये किताबें मुख्यतः पंचांग के अलावा लोक गाथाएं और लोक गीतों की हुआ करती थी। ये जो किताब होता था छोटा छोटा, वो क्या होता था, पंचांग का होता था, लोक कथा का होता था या लोकगीत का होता। लेकिन जल्द ही मनोरंजन प्रधान सामग्री भी आम पाठकों तक पहुंचने लगी। इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स यानी एक पैसिया किताबें, मतलब 1 पैसा किताब बेचने वालों को चैपमैन कहा जाता था। इन किताबों को गरीब तबके भी खरीद कर पढ़ सकते थे। फ्रांस में बिब्लियोथेक ब्लू का चलन था, जो सस्ते कागज पर छपी और नीली जिल्द में बंधी छोटी किताबें हुआ करती थी। इसके अलावा 4-5 पन्ने की प्रेम कहानियां थी और अतीत की थोड़ी कथाएं थी जिन्हें इतिहास कहते थे। आप देख सकते हैं कि अलग अलग उद्देश्य और दिलचस्पी के हिसाब से किताबों के कई आकार प्रकार होने लगा और धीरे धीरे कई प्रकार की किताब छपने लगे। 18वीं सदी के आरंभ से पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ, जिनमें समसामयिक घटनाओं की खबर के साथ मनोरंजन भी परोसा जाने लगा। मतलब समसामयिक का मतलब हुआ उस समय जो घट रहा था, कोई घटना, उसको भी छापा जा रहा था, साथ ही साथ जो मनोरंजन का घटना है वो भी छप रहा था। अखबार और पत्रों में युद्ध और व्यापार से जुड़ी जानकारी के अलावा दूर देशों की खबर होती थी। मतलब अखबार में या तुम्हारा कोई जो भी पत्र पत्रिका होता था उसमें युद्ध का उस समय होता था या व्यापार हो रहा उसका जानकारी रहता था। उसी तरह वैज्ञानिक और दार्शनिक भी आम जनता की पहुंच के बाहर नहीं रहे। प्राचीन व मध्यकालीन ग्रंथ संकलित किए गए और नक्शों के साथ साथ वैज्ञानिक खाके भी बड़ी मात्रा में छापे गए। जब आइजक न्यूटन जैसे वैज्ञानिको ने अपने आविष्कार प्रकाशित करना शुरू किए तो उनके लिए विज्ञान बोध में पगा एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार हो चुका था। टॉमस पेन, वॉल्टेयर और जेन जाक रूसो जैसे दार्शनिकों की किताबें भी भारी मात्रा में छपने और पढ़ी जाने लगी। मतलब इन लोगों का भी किताबें लोग पढ़ने लगे। जाहिर है कि विज्ञान, तर्क और विवेकवाद के उनके विचार लोकप्रिय साहित्य में भी जगह पाने लगे। अब लोग विज्ञान वगैरह के साथ साथ साहित्य को भी पढ़ने लगे। दुनिया के जालिमों अब हिलोगे था। 18वीं सदी के मध्य तक यह आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञानोदय होता है। मतलब अब जो है लोग ये समझ रहे थे कि अगर किताब का ज्ञान पढ़ेंगे तो इससे हमारा ज्ञान का उदय होगा। ये लोगों को मानना था, कई सारे लोगों को मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती है, कि वे निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। 18वीं सदी फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई सेबेस्तियान मार्सिये ने घोषणा की कि छापाखाना
प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। छापा करना क्या है? प्रगति का सबसे बड़ा औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। निरंकुशवाद क्या होगा? उड़ जाएगा। मार्क्सिय के उपन्यास में नायक अक्सर किताबें पढ़ने से बदल जाते हैं। वे किताबें घोटते हैं, किताबों की दुनिया में जीते हैं और इसी क्रम में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापेखाने की भूमिका के बारे में आश्वस्त मार्क्सिय ने कहा, हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे। तुम क्या होगे? हिल जाओगे। मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। कई इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची। कई इतिहासकार ऐसे हैं जो देखें या बताएं कि मुद्रण संस्कृति यानी छापाई खाना जो होता है, फ्रांसीसी क्रांति के लिए एक अनुकूल परिस्थिति लाया। क्या हम दोनों में ऐसा संबंध बना सकते हैं? मूलतः 3 तरह के तर्क देखने लायक हैं। देखो, पहला, छपाई के चलते ज्ञानोदय के चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ। पहला क्या हुआ? छपाई के चलते ज्ञान का प्रचार हुआ। उनके लेखन के कुल मिलाकर परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना पेश की। उन्होंने रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल दिया। विवेक के शासन पर बल दिया और मांग की कि हर चीज को तर्क और विवेक की कसौटी पर ही कसा जाए। और क्या तर्क दिया? कि हर चीज को विवेक की कसौटी पर ही कसा जाएगा। उन्होंने चर्चा की धार्मिक और राज्य की निरंकुश सत्ता पर प्रहार करके परंपरा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को दुर्बल कर दिया जाए। वॉल्टेयर और रूसो के लेखन का व्यापक पाठक वर्ग था और उनके पाठक एक नए आलोचनात्मक, सवालिया और तार्किक नजरिए से दुनिया को देखने लगे थे और ये सब जो है एक नया तरीका से, एक नया तर्क देकर इनको सोच रहे थे। दूसरा, छपाई के बाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। छपाई के बाद विवाद मतलब जो किसी पर हम लोग चर्चा करते हैं, वह संवाद एक नया संस्कृति का जन्म दिया। सारे पुराने मूल्य संस्थाओं और कायदों पर आम जनता के बीच बहस मुबाहिस से हुए और उनके पुनर्मूल्यांकन का सिलसिला शुरू हुआ। तर्क की ताकत से परिचित यह नई पब्लिक धर्म और आस्था को प्रश्नांकित करने का मोल समझ चुकी थी। इस तरह बनी सार्वजनिक दुनिया से सामाजिक क्रांति के नए विचारों का सूत्रपात हुआ और इसके बाद एक नया सामाजिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। तीसरा, 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य को ढेर लग चुका था। अब 1780 में लगभग राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाला बहुत सारा साहित्य था। इस प्रक्रिया में सामाजिक व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए। कार्टूनों और कैरिकेचरों यानी व्यंग्य चित्रों में यह भाव उभरता था कि जनता तो मुश्किलों में फंसी हुई है, जनता मुश्किल में फंसी हुई है, जबकि राजशाही भोग विलास में डूबी हुई है। भूमिगत घूमने वाले इस साहित्य ने लोगों को राजतंत्र के खिलाफ भड़काया। मतलब लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को राजद्रोह करने के लिए, या कहो कि राजा के बात से विद्रोह करने के लिए, निरंकुशवाद को हटाने के लिए जब ये सरकार का विरोध के लिए किताब जब छापा गया तो उसमें बहुत जल्दी प्रचार प्रसार हुआ। हम इन तर्कों को कैसे समझें? इसमें तो कोई शक नहीं कि छपाई ने विचारों को फैलाने में मदद की, लेकिन याद रहे कि लोग बाग हर तरह की सामग्री पढ़ते थे। एक तरफ वे अगर रूसो और वॉल्टेयर पढ़ रहे थे, दूसरी तरफ चर्च और राज्य का प्रोपगेंडा या प्रचार भी। वे हर पढ़ी या देखी चीज से तो सीधे प्रभावित नहीं हो सकते थे। वह कुछ विचारों को स्वीकारते थे तो कुछ को नकारते थे। सही सी बात है, कोई भी ऐसा बात नहीं कि जो बात आ जाएगा उसको सबको स्वीकार ही लेगा, है ना। तो कुछ को नकार भी देते। फिर चीजों की अपने ढंग से व्याख्या भी करते थे। इस तरह मुद्रण ने उनके मानस को सीधे तौर पर भले ही नहीं रचा, पर इसने अलग ढंग से सोचने की संभावना जरूर डाला, मतलब उसके अंदर सोचने की शक्ति डाला। अब हम लोग देखते हैं 19वीं सदी। 19वीं सदी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में लंबी लंबी छलांगे लगाई, जिसके बूते महिलाओं और बच्चों के रूप में बड़ी मात्रा में नया पाठक वर्ग तैयार हुआ, बच्चे, महिलाएं और मजदूर। 19वीं सदी में आखिर से प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने के चलते बच्चे
पाठकों की एक अहम श्रेणी बन गए। अब अच्छा पढ़ने वाला बच्चा भी आ गया। प्रकाशन उद्योग के लिए पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन महत्वपूर्ण हो गया। फ्रांस में 1857 के सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय स्थापित किया गया। इस प्रेस में पुरानी और नई दोनों तरह की परी कथाओं और लोक कथाओं का प्रकाशन किया गया। जर्मनी के ग्रीम बंधुओं ने वर्षों लगाकर किसानों के बीच से लोक कथाएं जमा की। उनके द्वारा एकत्रित सामग्री का संपादन हुआ। फिर कहानियों को अंततः 1812 के एक संकलन में छापा गया। बच्चों के लिए अनुपयुक्त सामग्री या जो चीजें कुलीन वर्गों का अश्लील लगती थी उन्हें प्रकाशित संस्करण में शामिल नहीं किया जाता था। इस तरह पुरानी ग्रामीण लोक कथाओं को नया रूप मिला। छपने से वे दर्ज तो हुई पर इसे प्रक्रिया में बदल भी गई। मतलब छपने में दर्ज हुआ मतलब छपाई हुआ, तो छपाई से क्या हुआ, लोग को कुछ दर्जा भी बदला। महिलाएं पाठिका और लेखिका की भूमिका भी ज्यादा अहम हो गई। पेनी मैगजीन या एक्टेसिया पत्रिका खासतौर पर उन्हीं के लिए होती थी, वैसे ही जैसे कि सही चाल चलन और व्यवस्थित सिखाने वाली निर्देशिकाएं। 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाएं उनका अहम पाठक माने गए। मशहूर उपन्यासकारों में लेखिकाएं अग्रणी थी। जेन ऑस्टिन, ब्रांट बहने, जॉर्ज इलियट आदि। उनके लेखन से नई नारी की परिभाषा उभरी, जिसका व्यक्तित्व सुदृढ़ था, जिसमें गहरी सूझबूझ थी और जिसका अपना दिमाग था, अपनी इच्छा शक्ति थी, जिसके अंदर सब कुछ अपना था। 17वीं सदी से ही किराए पर किताब देने वाला पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए थे। 19वीं सदी में इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालय का उपयोग सफेद कॉलर मजदूरों, दस्तकारों और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया। ये जो पुस्तकालय था इसमें बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ कि दिनों में छोटे होने के बाद मजदूरों को अपने सुधार और आत्म अभिव्यक्ति के लिए थोड़ा वक्त मिलने लगा। उन्होंने बड़ी संख्या में राजनीतिक पर्चे और आत्मकथाएं लिखी। उन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए क्या लिखा, आत्मकथा, राजनीतिक पर्चा लिखा। नए तकनीक परिष्कार। 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगे थे। पूरी 19वीं सदी के दौरान छापेखाने की तकनीक में लगातार सुधार हुए। 19वीं सदी के मध्य में रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर कर लिया। इसके प्रति घंटे 8000 सीट या ताव छप सकते थे। सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया, जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। 20वीं सदी के शुरू से ही बिजली से चलने वाला प्रेस के बल पर छपाई का काम बड़ी तेजी से होने लगा। अब छपाई का काम बिजली से होने लगा तो क्या हुआ, और तेजी से होने लगा। 1-2 और चीजें हुई। कागज डालने की विधि में सुधार हुआ, प्लेट की गुणवत्ता बेहतर हुआ और स्वचालित पेपर रील और रंगों के लिए फोटो विद्युत नियंत्रण भी काम में आने लगे। इस तरह कई छोटी छोटी मशीनी इकाइयों में कुल सुधार की बदौलत छपे हुए पन्नों का रंग रूप ही बदल गया और इस तरह से जो अब रंगीन रूप में पेपर में छपने लगा और सब कुछ लग रहा था एकदम अलग। मुद्रकों और प्रकाशकों ने अपने उत्पाद बेचने के लिए गुर अपनाए। 19वीं सदी की पत्रिकाओं ने उपन्यास को धारावाहिक छापा, जिससे उपन्यास लिखने की एक खास शैली विकसित हुई। इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबें एक सस्ती श्रृंखला के तहत छापी गई। मतलब यह जो लिखा गया वह एक श्रृंखला के तहत छपा। किताबों की जिल्द का आवरण या डस्ट कवर भी 20वीं सदी की तकनीक नवायत है। 1930 की आर्थिक मंदी के आने से प्रकाशकों को किताबों की बिक्री गिरने का भय हुआ। लिहाजा पाठकों की जेब का ख्याल रखते हुए उन्होंने सस्ते पेपर बैग या अजिल्द संस्करण छापे। मतलब उसमें पेपर बैग भी ज्यादा अच्छा नहीं लगा और सस्ती भी रहा, और या नहीं तो क्या किया, उसको थोड़ा सा मतलब बड़ा मात्रा में छापा। अब हम पढ़ेंगे भारत का मुद्रण संसार। भारत में कैसे मुद्रण आया आइए देखिए भारत में छपाई कब शुरू हुई और मुद्रण युग के पहले यहाँ सूचना और विचार कैसे लिखे जाते थे। मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियां। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में
हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपियों तार के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। पांडुलिपि किस पर बनाया जाता था? तो तार के पत्ते या हाथ से बने जो कागज होता था उस पर नकल कर मतलब लिखा जाता था। कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थी और फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों की जिल्द में या सील कर बांध दिए जाते थे। सील कर उसको बांध दिया जाता था। 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद भी पांडुलिपियां छापी जाती थी। मतलब जब छपाई आ गया उसके बाद भी पांडुलिपियां छप रही थी, लेकिन पांडुलिपियां नाजुक होती थी और काफी महंगी थी भी। एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था, दूसरी लिपियों के अलग अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था। मतलब हर जगह का लिपि अलग अलग था, इसलिए सब जगह उस किताब को नहीं पढ़ सकता था। इसलिए उनका व्यापक दैनिक इस्तेमाल नहीं होता था। हालांकि पूर्व औपनिवेशिक बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था। मतलब जो गांव का क्षेत्र था उसमें जो है पढ़ने वालों का जाल बहुत था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु याददाश्त से किताबें सुनाते थे, उनको याद रहता था उस पे वे किताब सुनाते और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। इस तरह कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे और कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े बिना कुछ किए क्या हो जाते? साक्षर। छपाई भारत आई। प्रिंटिंग प्रेस पहल 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तिकाएं छापी। कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तक छाप दिया। 1674 ईस्वी में कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 ईस्वी में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी और 1713 में पहली मलयालम किताब छापने वाले भी वही थे। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी, जिनमें से कई पुराने किताबों का अनुवाद था। वो क्या था? सिर्फ अनुवाद के रूप में छापा गया। अंग्रेजी भाषी प्रेस भारत में काफी देर तक विकास नहीं कर पाया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा जो पढ़ेंगे उसी का काम आएगा और बिक्री होगा। यद्यपि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी के अंत तक छापे खाने का आयात शुरू कर दिया था। मतलब दूसरे देश से छापा खाना मंगाने लगा था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया, जिसने खुद को यूं परिभाषित किया कि हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है। यानी यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से आजाद निजी अंग्रेजी उद्यम थी और इसे अपनी स्वतंत्रता और अभिमान था। हिक्की ढेर सारे विज्ञापन छापता था, जिनमें दासों की बिक्री से जुड़े इश्तिहार भी शामिल थे। मतलब दास का बिक्री के लिए भी इश्तिहार छपता था, लेकिन साथ ही वह भारत में कार्यरत वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी गपबाजी भी छापता था। इससे नाराज होकर गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने हिक्की पर मुकदमा कर दिया और ऐसी सरकारी आश्रय प्राप्त अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया जो औपनिवेशिक राज की छवि पर होते हमलों में से इसकी रक्षा कर सके। 18वीं सदी के अंत तक कई सारी पत्र पत्रिकाएं छापने लगे। कुछ हिंदुस्तानी भी अपने अखबार छापने लगे थे। कुछ हिंदुस्तानी भी अपना अपना अखबार छाप रहा था। ऐसे प्रयासों में पहला था राजा राममोहन राय के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट। ये पहला वहां का पेपर निकला था। इस तरह से आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगले दिन हम लोग अगले वीक फिर से इसको पढ़ेंगे। इसके बाद जो है ना, अच्छा ये सब आप लोगों को पहले से बताया जा चुका है कि इसको पढ़ना है और पढ़ के इसमें से जो भी आपको लगे कि हमको समझ में नहीं आया है, इसका जो तुम्हारी परेशानियां हैं उसको निकाल के और इसको पूछना है गूगल क्लासरूम में। साथ ही साथ प्रत्येक दिन माँ पिताजी को प्रणाम करना है पैर छूकर और कोरोना काल में कोशिश करना है जितना हो घर में रहें और अगर नेसेसरी हो कि जाना ही है तो आप मास्क लगा कर जाएं। ओके, और गर्म पानी जरूर पिए।
ओके बाय।